मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो है, जो कि ऑलमोस्ट हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ही था, वो था असिस्टेंट सेक्रेटरी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में असिस्टेंट सेक्रेटरी था। मेरी जॉइंट सेक्रेटरी रानी कुमुदिनी मैडम थी। मैम बहुत अच्छी थी और उन्होंने जिस तरह मुझे एक बहुत अच्छे कलेक्टर मिले थे, उस तरह एक फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे जॉइंट सेक्रेटरी भी मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया। मैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था तो एक चीज़ जो मुझे याद है हमने की थी, जो अलग अलग मैसेजिंग होती है, जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन होता है, तो उसकी एक रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया था, बबुआ की आमदनी दुगनी होगी क्या। जैसे आप जानते होंगे फार्मर्स इनकम डबल करनी है 2022 तक, एक उस समय एक थॉट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से आया था। तो जो कैंपेन था कुछ इस तरह से था, बबुआ की आमदनी दुगनी होगी क्या, सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ करेगा तो होगी, फसल बीमा योजना यूज़ करेगा तो होगी, फला फला स्कीम यूज़ करेगा तो होगी। तो एवरी स्कीम यूज टू गेट डवटेल्ड इन दैट सिंगल प्रोपोजिशन। तो वो एक आईसी कैंपेन था जो मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने इनिशिएट भी किया था, मैंने डिज़ाइन भी किया था। मुझे जॉइंट सेक्रेटरी मैम का सपोर्ट अच्छा मिला। फिर मैंने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनके सामने भी इसका प्रेजेंटेशन किया था, एंड देन फ्रॉम देयर गो अहेड मिला। तो उसके 2-4 एडवर्टीजमेंट आए भी थे। आफ्टर दैट उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता, बट वो एक चीज़ थी प्रोडक्टिव जो मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप में की थी। उसके बाद जब मैं वापस गुजरात आया तो आई वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कलेक्टर एंड एसडीएम झगड़िया। झगड़िया इज़ अ सब डिवीज़न इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और मैं लगभग 1.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया। अब देखिए, गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन कम है। जैसे कुछ जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड है। यहाँ पर एसडीएम में शिप में भी लॉ एंड ऑर्डर का उतना काम नहीं होता था। वहाँ पे भी हमारा जनरली फोकस जो है एटी डेवलपमेंट वर्क्स पे होता था। तो आपड़ो तालुको वाइब्रेंट तालुको नाम की एक गवर्नमेंट स्कीम है, जिसके अंदर तालुका लेवल पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बजटिंग जो है हमारे तालुका लेवल पे आता है, और उसका चेयरमैन जो है एसडीएम होता है। तो उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत काम किया। जो एक नोटेबल काम मुझे याद है वो पीडीएस के अंदर, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर हमने किया था। एक हमारी अंत्योदय स्कीम है, अंत्योदय स्कीम में हर बेनिफिशियरी को 25 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल हम लोग देते हैं। तो जनरली जब फील्ड विजिट पे हम जाते थे तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था, देखो 25 किलो अगर वजन करना है, अगर उसी जगह पे वो 23.5 किलो वजन करके दे दे, तो सामने जो लेने वाला है उसको तो ऐसे इतने सस्ते में मिल रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट कभी करता नहीं है, ठीक है। तो 23.5 किलो भी ले लेता, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो लगभग वो यार काफ़ी 8-9-10% का मार्जिन हो जाता था यार। वो दुकान वाले उतने अनाज जो है चपत कर जाते थे। तो लेकिन आप वजन करने को आप एक जगह 2 जगह मॉनिटर करवा सकते हैं। मेरे अंडर लगभग 173 एफपीएस शॉप्स थे। तो 173 एफपीएस शॉप्स में आप एक साथ कैसे मॉनिटर करेंगे कि हर जगह पे वेइंग जो है बराबर हो रही हो। आप इंस्पेक्शन वगैरह ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। तो इसका एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई हमने इस तरह से किया था कि जो गेहूँ और चावल हम लोग 100-100 किलो की बोरी में सप्लाई करते थे दुकानों को, हमने अपने गोडाउन में ही, एक ही गोडाउन था, हमने गोडाउन में ही उसको ओपन करके गेहूँ 25 किलो के बैग में सप्लाई करना शुरू कर दिया, चावल 10 किलो के बैग में सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब मैं एक जगह पे मेजरमेंट मॉनिटर कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पे मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह लगाए थे कि हर गोनी में बार बार वजन जाता है कि नहीं, इंस्पेक्शन वगैरह हम उसी जगह करते थे। तब दुकान पे क्या होता था, एक बैग ये उठा के दे देना होता था। तो देयर इज़ नो मेजरमेंट, सो देयर इज़ नो लीकेज। सो इस टाइप का हमने एक इनिशिएटिव वहाँ पे शुरू किया था। अब मेरे आने के बाद उसका क्या हुआ आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग विच वी स्टार्टेड देयर। एंड फिर हमने थोड़ी और भी, जैसे केरोसिन मेजरमेंट में भी, अब तो केरोसिन आउटडेट हो गया, जब से हमने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया तब से केरोसिन बहुत ज़्यादा आता ही नहीं है, तो उसका भी हमने एक इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया। जो एक्चुअल जो काम जो जिसको सोच के लोग फील्ड में आते हैं या आईएएस में आते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग्स। मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो है भावनगर, मतलब फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग जो है मेरी भावनगर में हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि ज़िला परिषद का सीईओ जिसको दूसरे किसी स्टेट्स में कहते हैं, कई स्टेट्स में, तो मैं डीडीओ भावनगर बन के मेरी पोस्टिंग हुई 2018 में, और मैं वहाँ पे 3.25 साल रहा। गुजरात में एक दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है, वी हैव अ गुड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब दूसरे कई स्टेट्स में आप जाते हो, आप देखिए ऑफिसर की लाइफ जो है, खाली कहना बड़ा आसान है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है, लेकिन आप अकेले नहीं हो ना, आपके साथ आपकी फैमिली भी है। अब आप कहीं जाते हो, आपका कुक सेट होता है, आपका दूध वाला सेट होता है, आपका सफाई वाला सेट होता है, आपका ड्राइवर सेट होता है, तब तक आपका फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर आपकी फैमिली अगली जगह जाती है, वहाँ पे सेम स्ट्रगल करती है। तो गुजरात में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे वो स्ट्रगल कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है।
कई बार तो हम तो कभी कभी मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि सरकार हमको रख के भूल जाती है, कि भूल ही जाती है कि यार हमको भी रखा हुआ है, ट्रांसफ़र ही नहीं करती है। तो मैं भावनगर में भी 3.25 साल रहा, और जो काम किया है अधिकतर, जैसे अगर मैं वहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जहाँ पे हमने कोई ना कोई नया इनिशिएटिव नहीं शुरू किया था। हमने जैसे एग्रीकल्चर की बात की जाए तो सुहास पालेकर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक जो है, जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी जिसको कहते हैं, जिसमें मिनिमम केमिकल इनपुट्स यूज़ करके फार्मर की इनकम इंक्रीज़ करने के प्रावधान हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम अगर आप देखें तो हमने उसके अंदर फार्मर्स को किस तरह से एंकरेज करके इंक्लूड करवाना है। तो मैं जब गया था तब लगभग 150-200 फार्मर्स थे, एंड विद इन 3 years वी वर एबल टू टेक दिस नंबर टू 2000। तो हमने 2000 फार्मर्स तक को उसके अंदर इंक्लूड करवाया। सिट्रोनेला नाम का एक ग्रास है, आप जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट प्रोडक्ट्स देखेंगे तो उसके अंदर अगर आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें सिट्रोनेला ऑयल जो है वो की इंग्रेडिएंट होता है। मोस्टली वो हमारे सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और वो ऐसा क्रॉप है जिसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी हार्डी क्रॉप। तो मैंने उस क्रॉप को हमने भावनगर में इंट्रोड्यूस करवाया, एंड मैं फर्स्ट ईयर में हमने, क्योंकि उसका सीड काफ़ी महंगा आता है, तो हमने फर्स्ट ईयर में पीपीपी में एक सीड फार्म बनाया, जिसके अंदर 1 रुपये, जो अगर मैं साउथ इंडिया से मंगाता हूँ 3 रुपये में एक सीड आता है, यहाँ पर हमने इस तरह बनाया कि 1 रुपये में एक सीड हम फार्मर्स को सप्लाई कर सकें। तो एक तो वो हमने फर्स्ट ईयर में वो किया। सेकेंड ईयर में हमने फार्मर्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करवाया, हमने वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लगवाया, एंड फार्मर्स को अभी उसी मतलब उनकी ज़मीन में उनको कोई एक्सेस नहीं, खाली उन्होंने बाउंड्री पे ही लगाया है। एवरी ईयर दे अर्न अप टू 30,000 to 40,000 फ्रॉम दिस एक्सेस लैंड। तो और शुरू में हमें 5 फार्मर नहीं मिल रहे थे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि हमने 5 से शुरू किया था, आज आई थिंक 60 to 70 फार्मर्स जो हैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड द नंबर इज़ ग्रोइंग। तो दैट वाज वन इनिशिएटिव विच वी टुक। एक इनिशिएटिव जो हमने एनिमल हस्बेंड्री में लिया था, अभी आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जानते होंगे। अभी जैसे अगर आप ऑर्डिनरी सीमेन यूज़ करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, जो काफ होगा वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब जनरली विलेजेस में फीमेल की ही वैल्यू है ना। ये एक काऊ ऐसी चीज़ है, काऊ और बफेलो, जहाँ पे फीमेल की वैल्यू है, ठीक है, और मेल को कोई जानता नहीं है, सब फेंक देते हैं। और ये जो मेल है ये या तो आजू बाजू के खेतों में घूमते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, या तो फिर हमारे शहरों में आ जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो ये मेल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और फीमेल पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक सॉर्टेड सीमेन आता है, जिसमें 90% फीमेल एंड 10% मेल के चांसेस होते हैं। तो हमने अपने यहाँ पे वो एक इनिशिएटिव लिया, एंड वी इंट्रोड्यूस्ड सॉर्टेड सीमेन। एंड अभी जैसे हमने 15 फाइनेंस कमीशन में आते समय वी मेड अ प्लान, और हम 2.5 लाख AI जो हमारे यहाँ साल में होते थे भावनगर में, उसमें से एटलीस्ट 50% जो हैं वो सॉर्टेड सीमेन पे हो जाएं, तो मेल पॉपुलेशन जो है हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। इसके लिए वी टुक सम इनिशिएटिव्स। हमने एजुकेशन में कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एक एग्ज़ाम होती है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट को कोटा दिया होता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग। जैसे भावनगर का 235 स्टूडेंट्स का कोटा था, तो हर साल जैसे हमारे यहाँ पे 5,000 बच्चे एग्ज़ाम देते थे, उसमें से सपोज़ 1500 बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, एक एग्जाम्पल। लेकिन उन 1500 के 1500 को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट का कोटा 235, और जो टॉप 235 बच्चे होंगे आप स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगा। अब देखिए स्कॉलरशिप की रकम डजंट मैटर, जब बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है वो 10 बंदों को इंस्पायर करता है। अब वो 10 बंदे जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई में, उनको टीचर ज़्यादा ट्रेन करता है, वो एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई करते हैं, उनकी ओवरऑल कैपेसिटी जो है, स्कॉलरशिप एक बंदे को मिलने से 10 लोग की ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ती है। इस चीज़ को समझते हुए हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से एक स्कीम डाली थी कि चलो भले 235 लोग को पर मंथ 2,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, इसके बाद के 500 लोगों को पर मंथ 1,000 रुपीज़ एक साल तक हम देंगे, और उसके बाद के 1,000 लोगों को वन टाइम 100 रुपीज़ हम देंगे, और सबको सर्टिफिकेट देंगे। तो इस तरीके से हमने वो जो 235 का पूल था उसको 1500 से लेकर 1600 लोगों को हमने कवर किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 साल के अंदर जो 5,000 बच्चे एग्जाम में बैठते थे वो बढ़ के हो गए 9,000, और जो 1500 बच्चे क्लियर होते थे, लास्ट ईयर जब मैं आया तब उस साल 4,500 बच्चे क्लियर हुए थे। तो आई थिंक कि दैट वाज वन इनिशिएटिव जिसको काफ़ी लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था। हमने स्कॉलरशिप स्कीम जो शुरू की थी उसको हमने, फिर हमारे यहाँ पे कुछ स्कूल्स थे जहाँ पे रमत गमत मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए हमने शूटिंग रेंज एस्टैब्लिश किए। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे यहाँ पे 2-3 ऐसी हैं जहाँ पे शूटिंग रेंजेस बनाए हैं हमने, स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया फैसिलिटीज़ हमने बनाई है। हेल्थ के अंदर हमने एक धड़कन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। IIT बॉम्बे में देयर इज़ वन
इंक्यूबेशन सेंटर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। सो बेसिकली ये जो हैं ये हेल्थ सेक्टर में जो अलग अलग चैलेंजेस हैं, ये उन चैलेंजेस के ऊपर काम करते हैं। दे ट्राई टू डेवलप टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस। तो कुछ जो इन्वेंशंस उनके हैं, जैसे उनका एक डिजिटल स्टेथोस्कोप उनका एक इन्वेंशन था। तो फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है उसमें ईयर पीस की जगह पे ईयरफोन है, एंड देयर वाज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इन बिटवीन। तो वो जो भी आपकी ऑस्कल्टेशंस हैं उनको कैप्चर करता था वो डिजिटल डिवाइस। अब इसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो, इसको आप डिजिटली मोबाइल में सेव कर सकते हो। उसको जो भी आपको एआई अगर लगाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटीज़ आइडेंटिफाई करने आप कर सकते हो। तो हमने एक कॉल सेंटर बनाया था, हर 10-15 आशा वर्कर्स के पास वो दिया था, एंड वी यूज टू मॉनिटर सेंट्रली कि बच्चे का हेल्थ कैसा है। और हमने वो सारी चीज़ें की थी, हमने ईसीजी मशीन्स इंट्रोड्यूस किए थे। देन कोविड में आई थिंक मेरा जो 3.25 साल का पीरियड था, मैक्सिमम पीरियड लगभग 2 साल का पीरियड जो है वो कोविड में गया। एंड इट वाज ये कहना कि वो बड़ा चैलेंज था, इट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर। हम जब कोविड आया, जब वो फरवरी मार्च का जो पीरियड था, पता ही नहीं था यार क्या है ये। और सबको भले घर के अंदर लॉकडाउन हो गया, एवरीवन वाज इनसाइड देयर हाउसेस। हम लोग, मैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, वी यूज्ड टू रोम अराउंड इन द सिटीज़ टू एनफोर्स द लॉकडाउन वगैरह वगैरह। एंड एक बहुत ही एरी फीलिंग आती थी कि यार ये क्या, मतलब क्या ज़माना, मतलब ऐसे कैसे दिन आ गए हैं कि लोग जो हैं घर के अंदर बैठे हुए हैं। एंड देखिए, पावर किसी को अच्छा नहीं लगता, पावर के साथ क्योंकि जवाबदारी भी आती है। लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि उस समय न्यूज़ में काफ़ी आता था कि ये अधिकारियों को अपने पावर का जुनून हो गया है, ये देखो सबको मार धाड़ करके ये कर रहे हैं, अधिकारी अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। पावर किसी को अच्छा नहीं लगता है। एंड स्पेशली क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, हर पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड होती है। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो सरकार ने कह दिया लॉकडाउन लगाओ, लेकिन जब उसको एनफोर्स करना होता था ना, तो वी यूज टू थिंक 10 टाइम्स बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर कि किस दुकान को चालू रखने देना है, किस दुकान को बंद रहने देना है। अगर किसी को हैफेज़र्ड ऑर्डर्स नहीं होते थे, उससे लोगों को तकलीफ होती ही थी, बिकॉज दे वर टफ टाइम्स, मतलब लोगों को तकलीफ होनी ही थी। बट एटलीस्ट मैं अपने लिए और हमारी जो टीम थी उसके लिए आई एम वेरी श्योर नो वन वॉज एन्जॉइंग इट। एंड जब भी ऑर्डर करते थे, क्योंकि मेरा खुद का हमारा खुद का एक शॉप है, साइकिल का शॉप, जैसे मैंने शुरू में बताया। एंड जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बिजनेस वाले सफ़र कर रहे थे, मैं उनको अपने परिवार के अंदर ही देख रहा था। मैं देख रहा था कि मेरे भाई के यहाँ पे खाने के रोज़ का पगार का पैसा नहीं आ रहा है, आदमियों को पगार नहीं दे पा रहे हैं, घर के अंदर रसोई चलाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो आई वॉज सीइंग दोज प्रॉब्लम्स फॉर वेरी क्लोज क्वार्टर्स। तो कोई भी ड्रास्टिक एक्शन लेने में हमको मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन एक तो उसका एक मेंटल डिस्कम्फर्ट था ही, दूसरा एक पर्सनल हेल्थ रिस्क भी था यार। मेरे एक बिटिया है छोटी, अभी 3.25 साल की हो गई है, लेकिन उस समय 1.5-2 साल की थी। एंड जब भी मैं बाहर से जब भी घर पे जाना होता था, दे यूज टू बी समवेयर बैक ऑफ द माइंड, वो एक चिंता लगी रहती थी। अब उस समय भले केसेस कम आ रहे हों और जनरली लोग कांटेक्ट में नहीं आ रहे हों, बट आवर जॉब वाज कि ऐसा कि हम लोग रोज़ डॉक्टर्स के साथ बैठते थे, हम लोग रोज़ उन पेशेंट्स को देखते थे। एंड जो क्वारंटाइन सेंटर्स में, उस समय तो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग हैं, हमको ये भी नहीं पता था कि हाउ मच रिस्क दे वर कैरिंग, हम उनके साथ भी रोज़ मिलते थे। एंड उसके बाद जब घर पे जाते थे तो देयर यूज्ड टू बी दिस मेंटल स्ट्रेस कि भाई मतलब क्या होगा अगर परिवार के अंदर कुछ हो गया तो। सो आई थिंक वो जो 2 साल थे जो कोविड में गए, जिसके अंदर हमने हमारी एक जो बहुत ही इनसफिशेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके साथ जो इतना बड़ा चैलेंज आया, हमने उसको हैंडल करने में जो डॉक्टर्स के साथ, पुलिस के साथ, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे मेंबर्स के साथ, और जो कम्युनिटी के लीडिंग लाइट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, इन सब के साथ मिलकर जो काम किया, आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स, नॉट ओनली ड्यूरिंग माई डीडीओशिप बट ड्यूरिंग माई लाइफ। ऐसा काम करने का अवसर मैं चाहता भी नहीं दोबारा मिले, लेकिन दोबारा मिलेगा ऐसा मुझे लगता भी नहीं है कि जिस तरह से हमने काम किया था। जब माइग्रेंट्स लोगों की क्राइसिस हुई, जब सारे लोग पैदल वापस जाने लगे, तो एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है अलग में है, विच इज़ पार्ट ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे मैक्सिमम लेबर जो है उड़ीसा, बिहार और यूपी से है। एंड जैसे दुनिया भर से लोग पूरे देश भर से लोग जाने लगे थे, हमारे यहाँ से भी लोग पद यात्रा पे निकल पड़े थे। तो उनको
किस तरीके से उनको एकोमोडेट करना है, उन्हें कहाँ पे खाना पिलाना खिलाना पिलाना है, किस तरह से उनको जॉब पे असर ना हो, किस तरह से उनको ट्रेन्स का मैनेजमेंट था कि भाई किस तरह यहाँ से लेकर यूपी तक, बिहार तक, उड़ीसा तक वहाँ के कलेक्टर से बात करना, डीजीपी से बात करना कि ट्रेन यहाँ से निकले, समय से निकले। इट वाज मतलब ऑर्डिनरी टाइम्स में हम लोग कई चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं कि गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं और चलती रहेंगी, इट इज़ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बस चल रही है, ट्रेन चल रही है। हम रूटीन में सोचते नहीं हैं कि उनको चलाने के लिए कितना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट एक पीछे काम कर रहा है। अगर ट्रेन चल रही है रोड पे, रेल पे, उसको चलाने के लिए कितना बड़ा महकमा आज काम कर रहा है, क्योंकि उस समय पूरा महकमा नहीं था, हर पूरा सिस्टम को नए से खड़ा करना था। रूटीन में हम लोग कई सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे अगर कंपनी चल रही है तो उसमें लेबर आएगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था होगी, उसको राशन की दुकान से रेशन मिल जाएगा, पावर सप्लाई बराबर चल रहा होगा। हम रूटीन में सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, दुकानें, लेबर नहीं अवेलेबल था, दुकानें बराबर नहीं खुल रही थी, दुकानों में रेशन अवेलेबल नहीं था, एंड ये सारा सिस्टम फिर से शुरू करना, ट्रेन चल ही नहीं रही थी, उनको फिर से शुरू करवाना, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थे उनको रिस्टोर करना। एक तरीके से वी वर री एस्टैब्लिशिंग एवरीथिंग, एंड वो जो चैलेंज था, आई थिंक उसका एक्सपोजर मिलना बाय इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। जब सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में पूरे देश में जिस तरह से जो हालत थी वो हमने भी देखी है। काफ़ी हमारे पर्सनल भी हमने काफ़ी सारे लॉसेस हमने सफ़र किए। कई सारे रिलेटिव्स के जब कॉल आते थे, वी वर ऑल्सो वेरी हेल्पलेस, एंड आई डोंट विश टू सी दोज डेज अगेन। लेकिन बहरहाल 2 साल कोविड के जो भी बहुत बुरा समय रहा, लोगों का जो जज्बा हमने देखा, जो लोगों का कोऑपरेशन का स्पिरिट देखा, लोगों की जो मदद करने की स्पिरिट देखी। हमने जब माइग्रेंट के लिए जब हमने अनाज का डोनेशन मांगना चाहा, तो भावनगर जैसी बहुत बड़ी जगह नहीं, ठीक है बड़ी जगह है लेकिन बहुत बड़ी जगह नहीं, उसमें 15 से 16 करोड़ का डोनेशन हमें मिला, जिसमें हमने लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था हमने सब लोगों के लिए की। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ एंड हम सारे लोग जब बैठ के अलग अलग डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे स्टाफ के साथ मीटिंग हुई, जब इन सारी चीज़ों को रेमिनिस कर रहे थे, तब ट्रांसफ़र के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी था कि चलो यार, भले बहुत चैलेंजेस आए, परिवार ने भी काफ़ी सफ़र किया, लेकिन एंड ऑफ द डे हम जब खुद को अपने आईने में देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि भाई हमने टाइम पास नहीं किया या हमने अपनी कैपेसिटी से नीचे काम नहीं किया। जितना हमसे बन पड़ता था हमने वो पूरा काम किया। और ट्रांसफ़र के जस्ट पहले हमारे यहाँ ताउते जो साइक्लोन था, अब भावनगर वॉज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन ताउते, एंड जब साइक्लोन आने वाला था तो मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, वी वेर टुगेदर। हम एसडीएम के ऑफिस में उस दिन सोए भी थे, उसके चेंबर में ही, एंड हम लोग साइक्लोन जहाँ पे हिट करने वाला था उसके नज़दीक ही थे। हमने कंट्रोल रूम अपना वहीं पे सेट कर रखा था। साइक्लोन तो आके चला गया एक ही दिन में। उसके बाद जो वो डैमेज करके गया था, एंड उसके बाद जो लोगों को घर टूट गए थे, खेती ख़राब हो गई थी, एंड उसके अंदर जो रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन वाले जो कार्यवाही थी, उसको करने का एक अपना अलग चैलेंज था, जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था, और मुझे फ्यूचर में भी वो शायद काफ़ी हेल्प करेगा। मैं लगभग 2-3 महीने पहले मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैं डीडीओशिप मैंने लगभग 3.25 साल की, और मेरी नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो है, मैं अभी इस समय रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ राजकोट, ये मेरी करंट पोजीशन है। एंड ये जो पोस्ट है, इट इज़ यूनिक टू गुजरात। मतलब ये पूरे कंट्री में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज खाली गुजरात में ही ये पोस्ट है। एंड ये पोस्ट जो है 3 साल पहले ही क्रिएट की गई है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि देखिए, हम लोग जो है ट्रेडिशनली हम लोग विलेजेस को बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं कि वी इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेजेस। और हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर की बात करें, डीडीओ की बात करें, या ऊपर तक जो हम सचिवालय तक है, पूरी सिस्टम की बात करें, इट इज़ ओरिएंटेड विद दैट थॉट कि हमको विलेज सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है अपना। लेकिन गुजरात की अगर बात की जाए तो एज ऑन डेट हमारी 49% पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में रहती है। एंड अगर हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी काउंट करें तो मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है हमारी सिटीज़ में है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का आउटलुक है वो पूरा अभी भी विलेज सेंट्रिक है। तो इस आउटलुक को चेंज करने के लिए जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स आर बिजी विथ 100 थिंग्स। उनके पास अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को जितना स्पेशलाइज्ड अटेंशन चाहिए उतना अटेंशन देने का समय नहीं होता। तो इसके लिए एक नई पोस्ट को क्रिएट किया गया, जो है रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। हमारे सुपरवाइजर हैं कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो मेरे अंडर इस समय
6 डिस्ट्रिक्ट्स की 30 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर एंड द्वारका, ये 6 जिलों की 30 म्यूनसिपैलिटीज़ मेरे ज्यूरिसडिक्शन में हैं। इन नगर पालिकाओं का होल एंड सोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन मेरे ज्यूरिसडिक्शन में है। जैसे वहाँ पे किस तरह से ठहराव, अब नगर पालिका जो हैं दे आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड दे आर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, बट उनके डिसीजंस के ऊपर एक सुपरविजरी मैकेनिज्म तो है ही कि जैसे नगर पालिका जो है उसने अपने रूल्स को बराबर फॉलो किया है क्या, कहीं जिला नगर पालिका के किसी प्रेसिडेंट ने या चीफ ऑफिसर ने किसी प्रोसीजर को बाईपास करके कोई डिसीजन तो नहीं ले लिया ना, जो काम की क्वालिटी है वो बराबर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारी इंस्टीट्यूशन जवाबदार है और हम अब उस चीज़ की मॉनिटरिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। नाउ किसी भी नए इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने में 3 साल इज़ नॉट इनफ टाइम। ऑफिस, घर, बेसिक प्रोसीजर्स जो हैं फंक्शनिंग के, तो हमारी ऑफिस अभी भी स्टेबलाइज हो रही है बिकॉज नया इंस्टीट्यूशन है। तो किस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है हमारा नगर पालिका से, नगर पालिका का गांधीनगर से, हमारा गांधीनगर से, ये रिलेशनशिप जो एक नए ढांचे में जो ढल रहा है, द थिंग्स आर स्टिल स्टेबलाइजिंग एंड बिकॉज वन एंटिटी इज़ पॉलिटिकली वेरी एक्टिव, नगर पालिका में पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके लिए इस रिलेशनशिप में अभी भी उतनी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाई। बट ये तो हर नए इंस्टीट्यूशन के साथ होता है, मे बी 4-5 साल और लगेंगे इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश होने में, बट ओवर टाइम ये जो है दिस विल बिकम वन ऑफ द गुड प्लेसेस टू बी इन। हमारे यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, जिसके अंदर हर नगर पालिका को बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन एक सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रांट मिलती है, जिसमें से वो रोड, रास्ता, गटर पानी का काम कर सकते हैं। दूसरी स्कीम है जो स्वच्छ भारत मिशन, सब जानते होंगे, डोर टू डोर कलेक्शन होना, उसके बराबर वेस्ट मैनेजमेंट होना, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का बराबर सेटअप होना, उनका फंक्शनिंग होना, नल से जल, डोर टू डोर टैप्ड वाटर सप्लाई, डेली टैप्ड वाटर सप्लाई को पहुंचाना, वाटर क्वालिटी को इंश्योर करना, बेसिक स्ट्रीट लाइट्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सॉर्ट आउट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ऑफिस की जिम्मेदारियों में से एक है। हमारे हर नगर पालिका में चीफ ऑफिसर जो है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एंड उसके नीचे उसका महकमा होता है। एंड अभी मुझे इस ऑफिस पे 3-3.25 महीने हुए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सेटअप न्यू सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हर नगर पालिका में नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है वो हम रेंट पे देते हैं। अब रेंट उसका 20-25 साल पहले कभी सेट हुआ होगा, आज उस प्रॉपर्टी की 100 रुपया, 550 रुपये इस तरह के रेंट होगी। तो नाउ वी हैव टेकन अप अ ड्राइव कि हम उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके, उनका वैल्यूएशन करके, उनका एक प्रॉपर रेंट फिक्सेशन के लिए एक मेथोडोलॉजी बनाए, है ना, मेथड, जिससे वो पीरियडिकली अपने आप अपडेट होती रहे। एंड उसके लिए जो रूल्स फ्रेम करने हैं, करंटली वी आर फ्रेमिंग दोज रूल्स, जिससे हमारी सभी नगर पालिकाओं में सेम रूल्स अप्लाई हों। सिमिलरली जो बजटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, अब हर नगर पालिका ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसके पास कितना मैन पावर अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है, वहाँ की लोकल बॉडी किस तरह से है, उसके बेसिस पे हर जगह पे अकाउंटिंग सिस्टम अलग है ना। किसी नगर पालिका में फाइल जो है प्रेसिडेंट तक जाती है, किसी नगर पालिका में चेयरमैन तक जाती है, किसी नगर पालिका में चीफ ऑफिसर के लेवल पे। तो वहाँ पे भी एक यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कि हर जगह पे प्रोसीजर्स जो हैं, जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, फॉलो हो, तो उसके लिए वी आर सेटिंग अप सम प्रैक्टिसेस। तो ये पिछले 2-3 महीने में वी हैव डन दिस मच एंड आने वाले समय में भी जो नगर पालिका का कोर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, जिससे 5-7 साल जो भी एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, उसके बाद नगर पालिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सुधरे, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरे, जिससे वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाएँ। जनरली जैसे जो अगर इसको कोई इन 6 जिलों के नगर पालिका वाला कोई एस्पिरेंट अगर देख रहा होगा तो उसको जनरली अपनी नगर पालिका में दिखता होगा, यार ये रोड रास्ता इतना टूटा उटा है। जनरली बेसिकली हमारी नगर पालिकाओं में उतनी आर्थिक क्षमता ही नहीं है। जैसे हमारी एक नगर पालिका की बात बताएं, उसकी एनुअल इनकम 9 करोड़ रुपए है, लेकिन साल का 7 करोड़ रुपये वो सैलरी में दे देता है, तो 2 करोड़ रुपये उसके पास बचते हैं, जिससे वो पूरी 1 लाख की पॉपुलेशन की सिटी की सर्विसेज नहीं दे पाएगा। पर पर्सन 200 रुपये होते हैं यार, 200 रुपये में क्या होता है पर पर्सन? गटर, पानी, बिजली, आप हर एक चीज़ का बिल नहीं पे कर सकते, इसलिए नगर पालिका की सर्विसेज सफ़र करती हैं। तो नगर पालिकाओं में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ें, वो टैक्स लेवी करें, टैक्स कलेक्ट करें, उन सब चीज़ों पे अभी हमारा फोकस है। एंड ये जो मेरी ऑफिस है ये अभी उसी
डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अब इसके बाद हमारी जो फ्यूचर पोस्टिंग्स हैं वो कलेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज देन सो एंड सो फोर्थ आएंगी। तो ये मेरी पोस्टिंग्स की जर्नी थी। अब मैं देखिए एंडिंग में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एज एन IAS ऑफिसर या एज अ किसी भी हमारी सेंट्रल सर्विस का कोई भी ऑफिसर हो या हमारी ऑल इंडिया सर्विस का कोई भी ऑफिसर हो, एज एन ऑफिसर हमारी क्या, जो मैं समझता हूँ जो हमारा रोल है, अगर खाली नियम कानून पढ़ के अगर फाइल क्लियर करनी होती तो हमारी ज़रूरत नहीं होती। हमारे पीछे इतना जो ट्रेनिंग में इतना खर्चा होता है, हमको पूरा देश घुमाया जाता है, हमको मसूरी में रख के पढ़ाया जाता है, उन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेट सर्विस का कोई भी बंदा अगर उसको यहाँ पे कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा तो वो भी नियम कानून पढ़ के जो है बराबर फाइल को प्रोसेस तो कर ही लेगा। मेरा जो मुझे लगता है कि हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है IAS का, मुझे है कि वी कैन इनोवेट। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं, और बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग, हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करा पाते हैं। अगर आप इनोवेट नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है फिर आप में और एक स्टेट सर्विस के बंदे में कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी प्रॉब्लम को देखकर उसका सोल्यूशन किस तरह से रीइमेजिन किया जाए, आई थिंक दैट इज़ आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर प्राइम ड्यूटी। बाकी सारी चीज़ें तो यार कोई भी कर सकता है, कुर्सी जो है ना सिखा देती है। ये जो कहावत है वो बिल्कुल गलत नहीं है। जब मैं असिस्टेंट कलेक्टर था और जब मैं DDO बना, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। लेकिन मैं जब DDO की कुर्सी पे बैठा तो 15 दिन में सीख गया कि क्या करना। मैं जब DDOशिप से RCM में आया तो वहाँ पे मैं ग्राम पंचायत देखता था, यहाँ पे मैं म्यूनसिपैलिटी देख रहा हूँ। मैं 10-15 दिन में या महीने भर में मैं सीख चुका हूँ कि भाई किस तरह से हैंडल करना है। तो कुर्सी जो है ना सब सिखा देती है। आपके अंदर एक ही चीज़ आपको जो रखनी है कि आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं किस तरह से और सोचते किस तरह से। एकेडमी में जो ट्रेनिंग दी जाती है, मेरे ख्याल से रूल्स रेगुलेशंस इन सबसे ज़्यादा वो ये जो फ्रेम ऑफ माइंड एक क्रिएट करना है कि आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह से करें, उनके बारे में सोचें किस तरह से। और जो एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को वहाँ लाया जाता है, वहाँ पे हमको लेक्चर लेने के लिए अगर सोशल साइंटिस्ट आता है तो फिज़िक्स का भी साइंटिस्ट आता है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो ब्यूरोक्रेट भी आता है। तो ये एक जो वाइड स्पेक्ट्रम के लोगों से हमको मिलाया जाता है। मेरे ख्याल से उसका पर्पज़ ये है कि आपको ये समझ में आए कि भाई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप 50 तरीके से सोच सकते हैं। एंड आई थिंक जो हमारी एकेडमी का वैल्यू प्रोपोजिशन है वो भी ये है। और अगर हम उस वैल्यू प्रोपोजिशन को ध्यान में रख के अपने काम के अंदर वो डाइवर्सिटी नहीं लाते हैं तो आई थिंक वी आर नॉट जस्टिफाइंग द ट्रेनिंग विच हैज़ बीन गिवन टू अस। और अगर मैंने जो अपने पहले जब मैं UPSC का पोर्शन कवर कर रहा था, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपको खाली ज़रूरत है उसको बैठकर सोचने की, और सोचने की किस तरह, आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं आप उनके बारे में चिंता करें। जैसे आज भी अगर हमें लगता है कि भाई ये चीज़ें अपने कंट्रोल के बाहर हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको सेकेंडरी रख देते हैं। हम पहले हम क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में सोचें और आप उसके हिसाब से सोल्यूशन ढूंढें। अगर फिर भी नहीं होता तब तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो किसी ना किसी के कंट्रोल में, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और अगर आप थोड़ी भी शिद्दत से अगर आप काम करेंगे तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और आपका एक IAS या IPS या IFS के बतौर जो एक समाज में एक वैल्यू है, उस वैल्यू को आप मेंटेन रख पाएंगे। यदि आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो जो समाज हमको जो रिस्पेक्ट देता है हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।